ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। बड़ी एक अजीबो गरीब सी डिबेट शुरू हो गई ड्यूरिंग दिस ब्रेक, जहां पे मामला जो है वो 63 को लेकर चल रहा है कि जी किसका फैसला माना जाएगा, क्योंकि चौधरी शुजात पार्टी हेड हैं और हम पहले बात कर रहे थे, वो पता चला परवेज इलाही नहीं है, साजिद भट्टी साहब जो है वो पार्लिमानी लीडर हैं और उसमें कंफ्यूजन ये आ रहा है कि कहीं पे सारे क्यू के लोग, पीटीआई के लोग वो ये बात कर रहे हैं कि जी जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला किया था वो ही सब पर लागू होता है और उसी को सब पूरा करने के पाबंद हैं। लेकिन जो हम अभी देख रहे थे उसमें पार्टी हेड का जिक्र किया हुआ है कि पार्टी हेड विल डिसाइड। अनवर मंसूर साहब से राय ले लेते हैं। बिल्कुल अनवर मंसूर साहब, ये जो हमारे सामने कानून है और शेयर भी हो रहा है इस वक्त, उसमें लिखा हुआ है कि पार्टी हेड जो है वो डिसाइड करेगा, वही पॉलिसी होगी। तो ये पार्टी हेड ने डिसाइड करना होता है या पार्लियामानी लीडर जो होता है असेंबली के अंदर उसकी राय जो है वो मानी जाती है? आर्टिकल 63A बहुत वाजे है। दो अलग अलग चीजें हैं, एक है पार्लियामेंट्री पार्टी जी और एक है पार्टी हेड जी। पार्टी इसमें लिखा हुआ है ये कि पार्लियामेंट्री पार्टी वोट, देखिए 63A 1B कहता है वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग in the house contrary to the direction issued by the parliamentary party, not the parliamentary head। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री पार्टी ना। उसके आगे लिखा है कि अगर कोई करता है तो फिर उस सूरत में पार्टी हेड उसको शो कॉज नोटिस दे सकता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं ना। पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट है। कौन कहाँ रिप्रेजेंटेड है? जो 10 लोग वहां पर हैं। और पार्लियामेंट्री हेड जो भी होता है वहां उनका, उस सूरत में वो डायरेक्शन देता है, इसलिए कि जो बाहर बैठा हुआ है वो वोटिंग में डायरेक्शन नहीं दे सकता। सर, एक होता है पार्लियामानी लीडर और एक होता है हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। हु इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज इस्तेमाल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर दो अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल किए हुए हैं, अगर दो अलग अलग चीजें इस्तेमाल की हैं तो उनके दोनों के माने अलग अलग हो जाएंगे। तो जब अगर यहाँ पर लिख सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर इशूड बाय द पार्लियामेंट्री हेड लिख देते अगर बी के अंदर, तो इसके माने बदल जाते। मगर यहाँ लिखा है इशूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टी अगर कोई चीज कहती है तो अब जो लेटर आया है साजिद साहब का, वो पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज इसमें थ्रू आउट अगर आप लेटर पढ़ें वो उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी लिखा हुआ है। उसकी जरूरत नहीं थी पार्लियामेंट्री हेड ना। दो अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ये लेटर जो इशू हुआ है, अगर जो पार्लियामेंट्री पार्टी हेड ने किया है तो वो दरवाजे बंद होने के बाद निकला है। नाउ नथिंग कैन एंटर इनटू द हाउस आफ्टर द डोर्स आर क्लोज्ड। अच्छा, अगर ये लेटर अगर उनके पास मिल गया है स्पीकर को, तो स्पीकर ये दे नहीं सकता लेटर किसी को भी स्टेज। यानी आप ये कह रहे हैं कि 4 बजे के बाद अगर कोई खत आया है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है? कोई अहमियत नहीं है उसकी। और इसलिए कि वो जो बड़ा क्लियर इसके अंदर है कि दो चीजें हैं, एक तो उसकी अहमियत नहीं है, दूसरा उसके पास इख्तियार भी नहीं है कि वो किसी को कहे पार्लियामेंट्री पार्टी का इख्तियार है। एज अ होल पार्टी, नॉट एज अ पर्सन। इंडिविजुअल नहीं कर सकता, पार्टी कर सकती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो मेरे हिसाब से अगर ये पार्टी का हेड ने दिया भी है तो वो भी इलीगल है। सही। तो वेरी इंटरेस्टिंग आपका ये जो मौक़िफ़ है। मुझे अनवर मंसूर साहब ये बताएगा कि ऑब्वियसली ये सस्पेक्ट किया जा रहा था बड़े टाइम से कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस इलेक्शन को आज के बिल्कुल कलअदम करार दे सकती है। बिल्कुल, अगर ये जाता है तो कलअदम तो नहीं देगी। अच्छा। कह सकती है कि इनके वोट को इंक्लूड किया जाए जी। अच्छा, इंक्लूड किया जाए, और अगर इंक्लूजन हो गया तो फिर नेचुरली आपका वोट काउंट फर्क हो जाएगा। ठीक है। इरशाद आरिफ साहब, आप भी कोई सवाल करना चाह रहे थे? मैं अनवर मंसूर साहब से सिर्फ ये एक हमारे नाजरीन के लिए कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं पार्लियामानी पार्टी को वो पार्लियामानी लीडर देगा, लेकिन अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वो फिर पार्टी हेड करेगा एडवाइस पे, पार्लियामानी लीडर के एडवाइस पे। यही आप कहना चाहते हैं? मेरा बिल्कुल क्लियर ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टी इज द होल पार्टी और पार्लियामेंट्री हेड इज एन इंडिविजुअल। अगर पार्लियामेंट्री पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ कोई करता है तो फिर उस सूरत में पार्लियामेंट्री पार्टी जो है पार्लियामेंट्री हेड जो है वो फिर नोटिस देकर और वो बाकी कार्रवाई जो होनी है जो प्रोवाइजो में दिया हुआ है फिर वो करेगा।
तो सर इससे फिर पार्टी जो हेड है उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती, मतलब अगर पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट्री लीडर या पार्टी ने करना है? तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक कोई लफ्ज लिखा हुआ है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं बात करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक लफ्ज लिखा हुआ है, एक जगह लिखा है पार्लियामेंट्री पार्टी और एक जगह लिखा है पार्लियामेंट्री हेड, इन दोनों को अलग अलग माने देने पड़ेंगे आपको, और इनको चूंकि अलग अलग माने देने पड़ेंगे, इसलिए जहां पार्लियामेंट्री पार्टी लिखा है वहां पार्टी एज अ होल की बात कर रहे हैं, जहां पे पार्लियामेंट्री हेड लिखा हुआ है वहां पार्लियामेंट्री हेड की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, राइट सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अब डॉक्टर दानिश साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? वो कह रहे हैं कि जी पार्टी हेड जो है वो अलग है और पार्लिमानी हेड जो है हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, तो ये इसकी हैसियत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर उसने फैसला करना है, असेंबली के अंदर उसने करना है। आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बहुत क्लियर है और माजी में भी ऐसी सूरत हाल हुआ है, इससे पहले भी यही हुआ है कि देखिए, अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का है तो वो पार्लिमानी मेंबर कहलाता है, पार्लिमानी पार्टी मेंबर कहलाता है। लेकिन ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 प्लस पार्टी ऑर्डिनेंस 2002 और ये जो 63 एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अगर आप सामने रखें तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्टी हेड को दिया गया है कि वो अगर कोई डायरेक्टिव देता है। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, नेशनल असेंबली में PMLQ के 2 मेंबर, एक जो खुद जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब तारिक बशीर चीमा साहब और दूसरे हैं जनाब आपके सालिक जो कि उनके बेटे हैं, दोनों ने वोट दिया है PDM जो है वहां पे PDM को जब उन्होंने वहां वोट दिया है तो एक लिहाज से तो ऑलरेडी पार्टी हेड की डायरेक्शन मौजूद है जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है और जो अभी तक एग्जिस्ट करती है कि PDM को वोट देना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में किसी और को वोट दे रही है, सिंध में किसी और को वोट दे रही है, नेशनल में किसी और को वोट दे रही है। तो ऑलरेडी वो डायरेक्शन पार्टी हेड का एग्जिस्ट करता है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। नंबर 1, अब आ जाए 63A पढ़ ले, उसके नीचे सारी डिटेल पढ़ लें, उसमें साफ तौर पे ये दिया गया है कि ये डिस्क्रिशन जो है वो पार्टी हेड का है। पार्टी हेड जो है वो आपके ये इख्तियार रखता है कि वो अगर और ये जो लेटर का कहा जा रहा है, देखिए पार्लिमानी पार्टी के जो भी साहब थे वो तो लेटर उन्होंने मेरा ख्याल अभी 2-3 मिनट पहले ही दिया होगा। ये लेटर कब उनको मिला है ये तो किसी को भी नहीं पता। जैसे मेरी इत्तला ऐसा है कि रात को 3 बजे दे दिया गया था, ठीक है, रात के 3 बजे डिप्टी स्पीकर को पहुंचा दिया गया था शुजात साहब का ये लेटर। ये कोई अभी नहीं दिया गया, जो मेरी इत्तलात है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन जो मेरी इत्तलात है वो रात के 3 बजे दिया है। तो रात के 3 बजे दिया है तो ये तो खत्म। तो पार्लिमानी लीडर ने जो लेटर दिया है वो तो बंद होने के कार्रवाई शुरू होने के बाद दिया है। और ये बात दूसरी दफा मैं कह रहा हूँ, तीसरी दफा कह रहा हूँ, चौथी दफा कह रहा हूँ कि आप सब पढ़े लिखे हैं, आप 63A खोलें और पहले लफ्ज से लेकर आखिरी लफ्ज तक पढ़ लीजिए। एज ए तालिब इल्म मैं समझता हूँ इसमें कोई भाम नहीं। मैं ये आप जैसे कह रहे हैं ये 63A बिल्कुल ये मेरे सामने है। 63A का जो B है, उस 63AB जिस पे अभी अनवर मंसूर साहब बात करके गए हैं, वो ये कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन पूरा पढ़ देती हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस A resigns from membership of his political party or joins another parliamentary party. B votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs. तो इरफान कादिर साहब हमारे साथ हैं, इसको जरा समझते हैं क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि हमारे लॉ के हवाले से भी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन सुनने को मिलती हैं। इरफान कादिर साहब, ये बड़ी डिबेट शुरू हो गई है अब कि जी जो खत आया है साजिद भट्टी साहब का, वो पार्लिमानी लीडर हैं, उनकी डायरेक्शन थी कि ये 10 लोग जो हैं परवेज इलाही साहब को वोट देंगे, लेकिन चौधरी शुजात साहब पार्टी हेड हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि वोट नहीं करना परवेज इलाही साहब को। तो किसकी बात मानी जाएगी? देखें, ये मामला मेरे नजदीक तो काफी सिंपल है जी।
कॉन्स्टिट्यूशन में जब दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि उनको रिकंसाइल किया जाए, उनमें इनकंसिस्टेंसीज नहीं ढूंढी जाती और ये बड़े आराम से रिकंसाइल होता है। मसलन मैं आप सबसे पूछता हूँ कि पार्टी हेड जो है वो क्या पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है कि नहीं है? आप मुझे बताएं। बिल्कुल है, नहीं है। अगर पार्टी हेड पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है और पार्लियामेंट्री पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं वो पार्टी हेड की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो फिर इशू क्या रह जाता है? बात खत्म हो गई, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। नहीं तो लेकिन उसमें ये सवाल मैंने हेयर स्प्लिटिंग कर रहे हैं इरफान साहब, मैंने यही सवाल अभी किया, अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैंने उनसे ये कहा कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो उसका हेड या पार्टी हेड एक ही बात है, तो उन्होंने कहा फिर ये दो अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए हैं कानून में, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? आइन में लिखा क्यों? नहीं, मैं अनवर मंसूर साहब से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि अनवर मंसूर साहब को जरा दोबारा इस पे गौर व फौज करना चाहिए। जिस तरह अनवर मंसूर साहब की एक उन्होंने एक तशरीह इसकी कर दी है वो बिल्कुल यानी कोई लॉजिकल तशरीह नहीं है और यही गलतियां सुप्रीम कोर्ट से भी हुई हैं और इसी वजह से आज सारी कौम जो है ये इस किरताब में घिरी हुई है और कंफ्यूजन जो है ज्यादा कंफाउंडेड हो रहा है। एक सवाल और है असद, इसको एक चीज इस तरीके से देखें सिंपलीफाई करने के लिए कि अगर इमरान खान जो है वो पार्टी हेड हैं, पार्लियामान में वो नहीं है, बाहर हैं, शाह महमूद जो है वो पार्लिमानी लीडर हैं, तो उनके अरकान इमरान खान की मानेंगे या शाह महमूद की मानेंगे? इमरान खान की। बिल्कुल, इमरान खान की। तो मैं तो पार्टी हेड, एग्जैक्टली, ही इज द हेड ऑफ ऑल, सिंपल। कोई इरफान कादर साहब, पार्टी हेड जो है, इरफान साहब मुझे इजाजत दीजिए, असदुल्लाह साहब, इरफान कादर साहब, जो नवाज शरीफ केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि जो शख्स असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता वो कैसे हेड कर सकता है पार्टी को। वहाँ उनको हेड बनने से मना किया था कि वो असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता। यहाँ का मामला था सर, यहाँ नहीं, यहाँ गलत है, वो मैंने कभी उस फैसले को नहीं माना। नहीं, आप ना माने लेकिन फैसला तो है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास से ये बात कर दी, आइन में ये चीज नहीं लिखी। जो चीज आइन में नहीं लिखी आप आइन में वो नहीं पढ़ सकते और जो चीज आइन में नहीं लिखी सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं लिख सकता। अगर लिखेगा तो लेजिस्लेट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेगा, सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार में ये चीज नहीं आती। नहीं, मेरा सवाल इससे ये बनता है कि ये तो फैसला तो मौजूद है ना, वो आपको माने या मैं ना मानूं लेकिन वो है कि फैसला मौजूद है। यहाँ सवाल ये है तो हम सब पे लाजिम है आर्टिकल 5 के नीचे कि उसको इग्नोर करके आइन को फॉलो करें, ना कि सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले को फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट की ताजीम आइन से ज्यादा नहीं हो सकती। नहीं, वैसे भी इसमें ये आया था ना कि एक सेकंड सर, कोई नाअहल हो गया है तो पार्टी का सदर नहीं रह सकता। इरफान जेल में भी बैठा हो तो वो पार्टी हेड हो सकता है। इरफान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास से ये फैसला किया है, मैंने कभी इसको नहीं माना। नहीं, वो आपकी बिल्कुल राय काबिल एहतराम राय है। मेरा सवाल ये है कि जो शख्स पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, आइन में बता दो कहाँ लिखा है, ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो शख्स पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, पार्लियामानी पार्टी का मेंबर नहीं है, वो किस इंस्ट्रक्शन दे सकता है? नहीं, गलत है ना, उसको क्यों हम माने जब। अच्छा, लेकिन सर एक चीज इरफान कादिर साहब और बताइए कि जो हेड ऑफ द पार्टी है वो अपनी पार्लियामानी पार्टी के मुशावरत से फैसले करता है। अगर पूरी पार्लियामानी पार्टी पूरी की पूरी सारे के सारे मेंबर्स अलग साइड पर खड़े हो जाएं तो फिर भी पार्टी हेड के फैसले ही की अहमियत होगी, वो यानी वो अकेला फैसला कर सकता है। हाँ, अगर वो उन्होंने मुशावरत से सब ने फैसला करना है तो अगर उनमें आपस में तजाद आ जाता है और कुछ ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप कहता है कि नहीं पार्टी हेड ये नहीं कर सकता, उनके दरमियान अगर ये झगड़ा चला जाए तो फिर ये बात आपकी गौर तलब है। लेकिन अगर झगड़ा ही कोई नहीं है, अगर पार्लियामानी हेड जो है वो भी वही कह रहा है और दूसरे नहीं, लेकिन सर अगर आज फर्ज कीजिए कि सारे के सारे पार्लियामानी पार्टी जितने भी वहां पे असेंबली के मेंबर्स हैं वो सारे अपने हेड के खिलाफ वोट दे देते हैं उसकी मर्जी के सारे, तो फिर क्या होगा? और वो ये कहते हैं कि पार्लियामानी पार्टी की इंस्ट्रक्शन पे हमने वोट किया है। तो फिर ये आपने सही कहा, असदुल्लाह खान साहब ने बिल्कुल सही कहा। फिर क्या होगा? फिर पार्टी हेड जो है मामला इलेक्शन कमीशन को भेज देगा और इलेक्शन कमीशन का फैसला फाइनल होगा। एक और चीज जो अभी बहस हो रही थी कि ये बताइए, जो चौधरी शुजात का खत है जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर को लिखा है कि जी वो इजलास का टाइम था 4 बजे, तो 4 बजे के बाद अगर कोई चीज होती है तो वो फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उस लेटर की क्या हैसियत है डिप्टी स्पीकर को, चाहे वो कल रात को मिला, आज सुबह मिला, जो किसी भी वक्त मिला? देखिए, मुझे उस लेटर के कॉन्टेंट्स का पता ही नहीं है। अगर वो उन्होंने दे दिया है, उसके कंटेंट्स आ गए हैं तो मुझसे शेयर करें ताकि मैं आपको राय दूं।
लेकिन अगर वो कंटेंट्स अभी नहीं आए तो मैं ठीक है, लेकिन उसमें तो हम जो सुन रहे हैं, हमें जो पता चला वो यही है कि उसमें पार्टी हेड कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर को कि ये हमारे लोगों के वोट्स जो हैं वो काउंट ना हो, जो अभी मीडिया में खबरें आ रही हैं। सो वो किस तरीके से कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है? अपनी पार्टी पॉलिसी दी है कि हमारी हम नहीं वोट करेंगे परवेज इलाही को। हाँ, वोटिंग से पहले अगर पार्टी हेड किसी भी स्टेज पे वोटिंग से पहले कह देते हैं कि आप वोट नहीं करेंगे तो दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। बस वो वोटिंग से पहले कह सकते हैं। सही है, लेकिन वो दरवाजे बंद, वो मेरे ख्याल जब वोटिंग का अमल शुरू होगा, जब दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब घंटियां बजेंगी, उसके बाद शायद मंसूर साहब की राय थी। नहीं, अगर दरवाजे बंद हो भी गए हैं और लेटर उन तक पहुंच गया है और उन्होंने वोटिंग से पहले लेटर खोल लिया, तो फिर उसको जरूरत नहीं है उसको इग्नोर करने की, बल्कि फिर उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है, राइट सर जी। हारून साहब बहुत शुक्रिया, इरफान साहब आपका शिरकत करने के लिए। हारून रशीद साहब, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? आपने दोनों तरफ की राय मालूम कर लिया, आप इस पर क्या राय रखते हैं? सर एक मैं बड़ी सादा सी बात है जी, ये आइन मुकद्दस है। आइन जो है जी वो अपना उससे भी ज्यादा मुकद्दस है, जो मुकद्दस उसूल हैं जो हमेशा से तारीख इंसानी में कार फरमा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, इनको बर्दा फरोशी के बाजार से खरीदा था। चौधरी शुजात के जाती गुलाम है कि उन्हें हुक्म दिया जाए और उसकी तामील करें। जिस आदमी की ज़हनी सेहत भी ठीक नहीं है, जिस्मानी सेहत भी ठीक नहीं है, वो एक डिक्टेटर है और वो लोग जो वो खिलौने, वो इंसान ही नहीं है भाई। और फिर ये है कि एक कानूनदान खा कितना ही मंजा हुआ हो और खा कितना ही काबिल एहतराम हो, वो उसकी राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की राय पे फोकियत रखती है। कमाल है यार भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर फर्ज कीजिए ना दुरुस्त भी हो तो फैसला तो मैं सुप्रीम कोर्ट का ही मानूंगा ना, एक कानूनदान का फैसला तो नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, मुमकिन है कि वो उसमें कोई वो भी हो जाए, उनसे गलती हो जाए समझने में। इंसान है, गलती का तो हमेशा एहतमाल हर कहीं रहता है, लेकिन ये तो अजीबो गरीब ताबीर है भाई। बुनियादी उसूलों को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाता। एक पार्टी है, अच्छा चौधरी शुजात का इंतखाब कैसे हुआ है? कहीं इलेक्शन हुए थे जिसमें वो पार्टी के सरबराह बन गए? कोई इलेक्शन नहीं हुआ, किसी पार्टी के भी इलेक्शन नहीं होते। जमात इस्लामी के होते हैं इलेक्शन, शायद किसी और के भी होते हो, नहीं होते हो तो जमात इस्लामी के सही होते हैं। मेरे इल्म में नहीं है, जमात इस्लामी का मुझे पता है कि उनका एक सिस्टम है, उनका अमीर मुद्दा, इसलिए उस पर तनाज़ा भी कभी नहीं होता। और कोई अपना एक आध वाक़या हुआ है कि पार्टी सरबराह की राय मुख्तलिफ थी, लोगों की मुख्तलिफ थी, उसने इस्तीफा दे दिया, दोबारा इलेक्शन हो गया। दो बार सारी, तो वो इलेक्शन हो जाते हैं, झगड़ा कोई नहीं पड़ता, उसको फॉलो किया जाता है और वो मशवरा करता है। उसूल हैं ये बुनियादी। मैं अगर थोड़ा सा पार्टी सरबराह मुंतखब हो, वो मशवरा करे जी, ये उसूल है जो हम तारीख से सीखते हैं ना, जो मजबूरी इंसानी तजुर्बे से सीखते हैं। हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, कुरान करीम में क्या लिखा हुआ है, इंसानों की अक्सरियत क्या सोचती है। तो ये जो मुसल्लमा तारीखी उसूल है उनको नजरअंदाज करके, मैं तो ऐसे पहले कहा कि 22 करोड़ आदमी इनको बर्दा फरोशी के बाजार से खरीदा, गुलाम है कोई जो चाहे कोई हम पे हुक्म चलाए, हमें आइन की किताब दिखा के कह दे, ये अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन कर ले कि ये है जनाब कोई ताकतवर आदमी, ये इंटरप्रिटेशन कर ले कि भाई आप हमारे अहकाम के कोई पाबंद नहीं है। हारून साहब इसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि टिक्कर से हमें पता चल रहा है इस वक्त असद और सादिया के 7 लोगों ने PMLQ के मेंबरान ने परवेज इलाही के फेवर में अपना वोट कास्ट कर दिया है। परवेज इलाही 8वें हैं, 10 टोटल थे, इसका मतलब है कि 2 जो हैं अब वो उस खत से मुतासर हुए हैं। अब जो डेप्यूटी स्पीकर हैं दोस्त मजारी, उनके सामने इंटरप्रिटेशन ये होगी, जो बाद में अदालत के सामने भी इंटरप्रिटेशन होगी कि चौधरी शुजात ने इस वक्त जो डायरेक्शंस दी हैं एज पार्टी हेड, क्या वो उनके ऊपर बाउंड हैं, उनका मतलब क्या है। और चूंकि इससे पहले चूंकि ये भी है कि कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे ये एक इलेक्शन री रन और री पोल है, ये सेकंड पोल है जो 30 जून 2022 का लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें सिर्फ उसकी तारीख को चेंज किया। तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था 30 जून का, वो था सेकंड पोल का। उस सेकंड पोल की तारीख पे कंसेंसस पैदा किया था सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई का, ताकि इलेक्शन हो जाए। तो अगर ये री पोल है तो क्या री पोल में चौधरी शुजात बाहर से बैठ के अब नई हदायत और इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे? बिकॉज पंजाब के लोगों ने जिस हकीकत पे वोट डाला है वहाँ ये हकीकत उनके लिए बिल्कुल क्लियर थी, जो मिलियंस ऑफ लोगों ने वोट डाला है 17 जुलाई को, कि इस वोट के नतीजे में परवेज इलाही जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे पंजाब के, हालांकि वो PTI के नहीं थे। तो ये भी एक इशू है। अभी पहले दोस्त मजारी को इसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये वोट तो फिर अभी 86 नहीं पड़े, 84 हो जाएंगे।
और दूसरी तरफ फिर अगर ये मसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उनको इसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये भी जहन में रखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन और तशरीह की थी जो 17 मई का। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक वजाहत अभी खबर आ गई है कि तमाम 10 अरकान ने वोट कास्ट कर दिया और 10 के 10 ने परवेज इलाही को वोट दिया है। तो ये 2 लोगों ने भी नहीं दिया, तो का सुन रहे थे, लेकिन अभी के 10। और उसमें नुकता यही है कि क्या पार्टी का हेड जो है, सर डॉक्टर साहब आप ये जरा देखिएगा कि क्या पार्टी का हेड अक्सरियती अरकान के फैसले के खिलाफ फैसला कर सकता है? हाँ, ये मैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। मैं थोड़ा सा बात कंप्लीट कर दूं, क्योंकि देखिए अभी आपने मुख्तलिफ वकला की आपने इंटरप्रिटेशन सुनी, अरमान मंसूर खान साहब की सुन ली, उसके बाद आपने एक और ओपिनियन भी सुन ली। ये राइवल इंटरप्रिटेशंस और लीगल ओपिनियंस हैं, जैसे कोर्ट्स के मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस। अभी इरशाद आरिफ साहब ने भी अदालत के एक फैसले की तरफ इशारा किया था, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। जो मुसल्लमा चीज़ है कि ये सारा जो आर्किटेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका मकसद ये है कि जो आवाम की विल है आपने उसको इफेक्ट देना है। बिकॉज डेमोक्रेसी में और बादशाहत में फ़र्क क्या है? बादशाह में चंद लोग या बादशाह जो है वो उसकी विल चलती है। डेमोक्रेसी में आपने लोगों की विल को सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, ताकि सिस्टम में कयास और इंस्टेबिलिटी पैदा ना हो, ताकि मेजॉरिटी की पब्लिक को अब ओपिनियन को अंदर लेके आते हैं। अब लोगों की ओपिनियन 17 जुलाई की बड़ी क्लियर है। ये कोई माजी का 2018 का इंतखाब नहीं है, ये भी इसलिए इसी हफ्ते हुआ हुआ ये इंतखाब है 5 दिन पहले, जिसमें पंजाब में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज और मोबिलाइजेशन हुई है। अगर आप उन लोगों की विल को डिफाई करते हैं, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सिस्टम कॉन्स्टेबल होना चाहिए, उसकी सिर्फ लॉजिक ही है। तो अगर कुछ लोग ऊपर से चौधरी शुजात साहब, जिनकी उम्र पता नहीं 80 साल से कितनी ज्यादा है, जो बोल नहीं सकते, उनकी बात कोई सुन नहीं सकता, वो अपना माइंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो किसी डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट नहीं हुए, तो वो चौधरी शुजात जो है, क्या पंजाब के लाखों लोगों को, करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया है, उनकी विल जो है उसको डिफाई करेगा एक बंदा बाहर से बैठ के, जिसकी अपनी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सिलेक्शन नहीं हुई? मेरा नहीं ख्याल कि चीज चल सकेगी जब शेर मज़ार। मेरा तो ख्याल है कि मज़ारी साहब भी शायद इसको भी एक्सेप्ट ना करें। वैसे आइन की जो रूह है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड जी। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त जो सारा हमारी डिबेट का रुख है, हमारा ही नहीं बल्कि हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वो ये हो गया है कि जी 63A का इतलाक किस तरीके से होगा? पार्टी हेड का डिसीजन है या पार्लियामेंट्री पार्टी हेड का डिसीजन है? यानी चौधरी शुजात का डिसीजन है या जो साजिद भट्टी पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली में, उनकी तरफ से जो खत लिखा गया, जो पार्लिमानी पार्टी है पूरी, उसका डिसीजन है? या अगर हेड का भी डिसीजन है, तो क्या अगर अक्सरियती अरकान ने एक राय दे दी है, तो क्या पार्टी हेड फिर भी वीटो कर सकता है? एग्जैक्टली, उसके खिलाफ जा सकता है कि नहीं जा सकता? लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो हमने अभी देखी है वो ये है कि एक तो चौधरी शुजात साहब की तरफ से खबर ये आई कि जी कहा जा रहा है कि जो साजिद भट्टी साहब ने, पार्लिमानी लीडर ने खत लिखा है, ये मेरी मुशावरत से नहीं लिखा। यानी पार्टी हेड कह रहा है कि मेरी मुशावरत से नहीं लिखा। कुछ दिन पहले तक मुझे याद है कि स्टेटमेंट या बयान ये आ रहा था कि जो हमारा कैंडिडेट है चौधरी परवेज इलाही, वो चौधरी शुजात की मुशावरत से हैं, हमारे मुत्तफिका उम्मीदवार हैं वजारत आला के लिए। तो डॉक्टर दानिश साहब, मुझे ये बताइए कि आपको इसके पीछे क्या ऐसी कोई विजडम नजर आती है कि ये सस्पेंस फिर क्यों रखा गया चौधरी शुजात साहब की तरफ से? वो कह रहे हैं कि जी मुझे लाइल्म रखा गया, मुझे नहीं बताया गया। तो उन्होंने भी तो अपने खत का अपनी पार्टी को या किसी मेंबर को बताया ही नहीं कि वो ये डिसीजन कर चुके हैं। तो पार्टी हेड ने अपनी ही पार्टी के मेंबरान को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया? देखिए, पार्टी ऑर्डिनेंस 2002 अगर आप पढ़ लें और पॉलिटिकल एक्ट 2017 को तफसील से पढ़ें तो आपको बात क्लियर नजर आ जाएगी कि पार्टी हेड के लिए ये बाउंडिंग नहीं होता है कि वो इनको बता के कोई फैसला करे। वो अलग बात है कि एक मुशावरत से फैसला होता है जमहूरियत में। यहाँ पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक ये है कि पार्टी हेड ने जो लेटर दिया है, वो लेटर डायरेक्ट डिप्टी स्पीकर को दिया है। वो उन्होंने पार्लिमानी हेड को नहीं दिया, ना उनके अपने मेंबरान को पता है। वो सब के सब ब्लॉक थे, वो सब के सब बंद थे। उनको कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है कि आया चौधरी शुजात साहब ने जो है डिप्टी स्पीकर को क्या लेटर दिया है, कोई लेटर भी दिया है या नहीं दिया है। ये डिप्टी स्पीकर के पास एक लेटर है जो कि चौधरी शुजात साहब ने दिया है। वो अलग बात है कि मोहम्मद इलाही साहब जब गए हैं तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन जो तरीकेकार है उसमें वो खुफिया लेटर है जो कि डिप्टी स्पीकर को जा चुका है। अब डिप्टी स्पीकर जब रूलिंग होगी, जब वो चीजें वोटिंग में, तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकता ना। तो वोटिंग वो जिसको चाहे करें, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर उनका ये खत पढ़ के उनके उस 10 वोट को
इवन के अगर वो लेटर यही है जो हम सुन रहे हैं तो उसके ऊपर परवेज इलाही भी अपने आप को वोट नहीं दे सकते। एक बात ये, दूसरी बात एक और बात बता दूं मैं कि देखिए, अगर किसी ने ये बीच में कोई बोल रहा है मुझे नहीं पता, बहरहाल मुझे वक्त दीजिए कि मैं अपनी बात कर जाऊं, वो ये है कि अगर अवाम के शराब का मसला है तो फिर मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहता हूँ आप मौजूदीन के सामने कि ये जो आज़ाद अराकीन जीतते हैं ना, ये आज़ाद अराकीन पे जो लोग वोट देते हैं आज़ाद अराकीन को, वो 2 पार्टियां 4 पार्टियां खड़ी होती हैं उनको वोट नहीं देते, वो वोट देते हैं आज़ाद अराकीन को, और वो मना करते हैं पीटीआई को वोट देने से, पीएमएलएन को वोट देने से, काफ को वोट देने से, फला को वोट देने से। इसका मतलब है उन्होंने इन तमाम पार्टियों को रिजेक्ट किया है। अगर अवाम की बात की इतनी अहमियत है तो फिर कानून और आइन ये कहता है कि आजाद उम्मीदवार इतने दिन के अंदर अंदर जो है वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें, तो फिर हम चले जाते हैं कानून और आइन की तरफ। तो आइन और कानून इम्पोर्टेंट है, कोई माने या ना माने। किसी की ख्वाहिशात तो हो सकती हैं कि इमरान खान इस मुल्क के दोबारा वजीर आजम बने, और किसी की ख्वाहिशात ये हो सकती है कि इमरान खान अब पाकिस्तान के वजीर आजम कभी बन नहीं सकते। ये ख्वाहिशात की बात है, लेकिन 280 आर्टिकल डॉक्टर साहब एक बात बताइए, एक सप्लीमेंट्री सवाल मैं आप ही से कर रही हूँ, आपने बड़े तफसील से बताया कि देखें, आपने कहा कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसमें इस चीज की नहीं है कोई जरूरत या पाबंदी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक तकाजा होता है कि आप मुशावरत से फैसले करते हैं पार्टी के अंदर, पार्टी हेड। तो अगर पार्टी हेड को यही खौफ लाहक हो कि मेरे फैसलों पर मेरी पार्लिमानी पार्टी तैयार नहीं होगी, नहीं मानेगी, तो फिर ऐसे शख्स को तो पार्टी हेड होने का इख्तियार ही नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए असल मसला ये है कि फिर वो जो इलेक्शन का एक तरीक़ेकार होता है, उस इलेक्शन में जब पार्टी इलेक्शन एक्ट के तहत इस सदर को ना नामजद करे, वो एक और तरीक़ेकार है, उसमें वो और इलेक्शन का तरीक़ेकार है जिसके तहत वो पार्टी हेड तब्दील कर सकते हैं। लेकिन जब एक दफा पार्टी हेड आ गया तो फिर रूल्स और कानून और आइन जो है ना मुकद्दम है, मेरे आपकी ख्वाहिशात मुकद्दम नहीं है। अगर अल्लाह के ताब के बाद अगर आइन मौजूद है और आइन में आर्टिकल 2A और 227 लिखा हुआ है कि शरीयत और कानून और सुन्ना के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, तो फिर हम नहीं जा सकते। और 8 से लेकर 26 अगर बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उसको कहा जाता है ये फंडामेंटल राइट्स है, तो मैं अपनी ख्वाहिशात नहीं छूट सकता। और 63A में अगर वाज़ेह तौर पर क्लियर है, अभी मोहम्मद मंसूर साहब कह रहे थे कि पार्लियामेंट वो जो है खत जो है वो देर और बदेर की बात आ रही है, तो खत तो पार्लिमानी उसका तो बहुत पहले आ गया है, वो तो अभी आया है। अब सारा मामला यहाँ पे अटक गया है कि वोट काउंट करते हैं दोस्त मजारी साहब या नहीं करते। लेकिन एक और मसला भी है ना, मुझे इजाजत दीजिए, भी तो लग रहा है ना, सवाल ये है असल से मुझे इजाजत देते हैं। जी हारून साहब। अच्छा, हारून साहब कह रहे हैं मुझे अगर इजाजत दे दे मैं इस पे बात सब कुछ कहना चाह रहे हैं, कर लें मुकम्मल, फिर हारून साहब की तरफ जाना है। अच्छा, गुजारिश ये है कि आइन में जो लिखा गया है वो ये है कि एक मेंबर पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, ये है एक मेंबर जी। और अगर वो जाता है तो उसके खिलाफ जो एक्शन है वो लेना है पार्टी हेड ने। इस आइन की दोनों शिकों को हम इस तरह हेड ने, बिल्कुल ठीक है ना जी। अब पार्लिमानी पार्टी ने अपना फैसला वाजे कर दिया कि उन्होंने चौधरी यहाँ पे जरा ब्रेकिंग भी दे दें, खबर भी दे दें। वो ये है कि पंजाब असम्बली में वोटिंग का मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया है, तमाम अरकान जो मौजूद थे उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। ये पहले ही डिप्टी स्पीकर जो है इजलास शुरू होते हुए बता चुके थे कि यहाँ पर कहीं भी 186 वोटों की जरूरत नहीं है, जिसकी भी अक्सरियत हॉल में मौजूद है, जितनी भी सिंपल मेजॉरिटी जिसके भी पास है वो ये इलेक्शन जो है वो जीत जाएगा। और 10 अरकान काफ लीग के थे, वो सब के सब जो हैं उन्होंने परवेज इलाही के हक में वोट डाला है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आकर ट्रांसमिशन बढ़ाएंगे।